हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग फॉर DFCCIL। इस चैप्टर का हम आपको एक वीडियो दे दिए हैं, आज दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी बचा है जो 5 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद जो भी MCQ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज कहाँ से बाकी है, ठीक है। ये सब हम आपको करा दिए थे पिछला वीडियो में, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। आज यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ थ्योरी का उसी को हम करेंगे, ठीक है। पूरा के नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर आया हुआ था उसी बेस पे हम करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है कि कैपिटल गेन टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि देखिए ये एक्चुअली आपको प्रॉफिट या गेन्स होता है। कहाँ से मिलता है ये प्रॉफिट और गेन? जैसे कि आपके पास कोई भी मतलब सामान है जो बेच रहे हैं, जैसे कि सेलिंग ऑफ लैंड हो गया, ठीक है, या बिल्डिंग बना हुआ है आपका वो बेच रहे हैं, चाहे ज्वेलरी बेच रहे हैं या व्हीकल बेच रहे हैं। इसके बेच करके जो आपके पास जो चीज़ें आता है, कैपिटल आता है, उसके बाद जो उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, वेल्थ टैक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए वेल्थ टैक्स क्या होता है कि ये टैक्स एक्चुअली जो रिचर पर्सन होता है ना, बहुत अमीर लोग होता है, उनके ऊपर ये लगाया जाता था। लेकिन अभी इसको क्या किया है कि हटा दिया गया है। जब 2016-17 का बजट आया था उस टाइम में इसको क्या कर दिया कि हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा भी है। इसके लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ रहे थे कौन सा टैक्स होता है, तो ये आपको क्या बताना है कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। किसके ऊपर ये लगाया जाता था? तो जो रिचर सेक्शन सोसाइटी के लोग होते थे ना, उनके ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। और दूसरी बात क्या, इसको अभी करेंटली क्या किया गया है कि समाप्त कर दिया गया वेल्थ यानी कि वेल्थ टैक्स को। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, आगे जो इस पेज में और बचा हुआ है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, मतलब हम आपको PDF दे देंगे। अगर आपको सब पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम सिर्फ आपको वही कराएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा चैप्टर दिया है। अगर मैं सबको एक एक लाइन कराऊंगा ना जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको लगेगा मैं PhD तो कर रहा हूँ लेकिन आपसे कोई सी एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ गए ना। चलिए देखिए यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो टैक्स से जो क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के ना, वो क्या आता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और स्टेट और सेंट्रल, इतना ही चीज मिलाता है इसमें। समझ गए बात। और GST को इंक्लूड करता है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि एक इंटरमीडिएट पर्सन को आप देते हैं। आप डायरेक्ट किसको? गवर्नमेंट के नहीं देते। समझिए कि आप एक दुकानदार के पास गए और 10 रुपये में एक बिस्किट का पैकेट खरीदे, तो ये 10 रुपया जहाँ से बना है उतना इसका कीमत 10 रुपया थोड़ी है, उसका कम रहा होगा। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ कि इनडायरेक्ट, सपोज कीजिए कि मैन्युफैक्चर जहाँ पे हुआ है यहाँ ये 8 रुपया का था, ठीक है। इसके ऊपर अब 2 रुपया डायरेक्ट टैक्स लग गया है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा 2 रुपया, उसके बाद ये 10 रुपया में यहाँ है। तो अब यहाँ पे जो 10 रुपया आप पे जो किए हैं इस दुकानदार को, तो ये दुकानदार आपसे टैक्स लिया है इसके ऊपर, और ये दुकानदार किसको? मैन्युफैक्चरर को दे देगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा फिर? किसको देगा? तो गवर्नमेंट को देगा ये टैक्स। समझ गया बात। तो ये मतलब ऐसे घूम फिर करके जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। समझ गए। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी वसूला जाता है। तो जो सेंट्रल के द्वारा वसूला जाता है वो कौन कौन है? तो देखिए ये सेंट्रल के द्वारा कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया और GST हो गया। इस सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है कि जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है वो कौन कौन सा है? तो सेल टैक्स हो गया, जिसमें सेंट्रल लगा होगा तो सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल नहीं लगा होगा तो स्टेट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑन किसके? अल्कोहल और लिक्वर पर। जो अल्कोहल है ना, जैसे जितना दारू शराब होता है उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है किसके द्वारा? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आप लग्जरी वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर, आप इंटरटेनमेंट करते हैं उसके ऊपर, ये सब किसके द्वारा वसूला जा रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जा रहा है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, एंट्री टैक्स हो गया, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका वसूला जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कस्टम ड्यूटी टैक्स का। देखिए कस्टम ड्यूटी टैक्स जो है ना, ये इम्पोज किया जाता है किसके ऊपर? तो गुड्स के ऊपर। लेकिन ये कौन से गुड्स के ऊपर? जो इंटरनेशनल बॉर्डर को जो पार करता है ना, जैसे कि बोलते हैं ना अमेरिका से भारत का व्यापार हो रहा है, मतलब इधर से उधर एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है। समझ गए। तो आपसे सीधे पूछा जाए कि कस्टम ड्यूटी क्या है, तो कस्टम ड्यूटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है गुड, उसके ऊपर जो मतलब विदेशी इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर ये चीज़ें लगता है कस्टम ड्यूटी। समझ के बाद जैसे कि आप थोड़ा दिन पहले सुने होइएगा कि अमेरिका ने क्या किया था? भारत के में आने वाले सामान के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया था। तो ये सब क्या होता है? इंटरनेशनली जो चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके ऊपर बढ़ रहा था चीज़ें। समझ गया बात।
अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, तो ये होता है जैसे कि कोई भी गुड्स बन रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कंजम्पशन के लिए, जैसे कि भारत में बना, भारत में अगर खर्च हो रहा है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, जो मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, ये अब किसके अंतर्गत आ गया, ये सब टैक्स जो है ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके जीएसटी के अंदर अब डाल दिया गया, तो ये सब टैक्स अब जीएसटी के अंदर आता है। लेकिन अगर आपको सेपरेट भी पूछ ले कि ये कौन सा टैक्स है, तो आपको बताना है क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इसमें किसके ऊपर, तो गुड्स के ऊपर लगता है, समझ के बात। लेकिन अभी भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा, तो जैसे कि लिक्वर हो गया और पेट्रोलियम, ये दोनों के दोनों जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल टैक्स, देखिए सेल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लिया जाता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, जो सेंट्रल सेल टैक्स होता है वो, और जो सेल टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कंसीडर किया जाता है, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये देखिए, आपको यहाँ से जो ये टेस्ट भी मतलब जीएसटी के अंतर्गत आएगा, जीएसटी को हम अच्छे से नीचे पढ़ लेंगे, हमको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर्विस टैक्स की अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये सर्विस टैक्स क्या होता है कि इट इज़ ए टैक्स सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। देखिए ये टैक्स आपसे कौन लेता है, तो सर्विस प्रोवाइडर लेता है, लेकिन वो फिर लेकर के किसको देता है, तो गवर्नमेंट को देता है। सपोज कीजिए कि आप अपने मोबाइल में रिचार्ज किए, क्या किए, रिचार्ज किया, आपका ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, अब इसमें क्या किए, रिचार्ज किए, तब जब रिचार्ज किए तो आपके पास जो मैसेज आता है, सपोज कि आप 100 का रिचार्ज किए तो इसके बदले आपको पैसा यहाँ मिलता है, और मैसेज आता है, उसको जब पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा कि इतना आपका सर्विस टैक्स कट गया, इतना जीएसटी, इतना ये, इतना ये सब टैक्स कट गया, वो यहाँ पे बताया रहता है, ठीक है। तो अब ये टैक्स आपके द्वारा यहाँ पे किसके द्वारा लिया गया, तो ये कंपनी जो यहाँ पे बैठा है ना, ये कंपनी लिया टैक्स, और ये कंपनी अब किसको देगा, तो ये कंपनी देगा गवर्नमेंट को देगा। तो कहने का मतलब ये सब जो है ना सर्विस टैक्स, ये भी किसके द्वारा वसूला जा रहा था, इंटरमीडिएट पर्सन के द्वारा वसूला जा रहा है, मतलब इंटरमीडिएट कंपनी के द्वारा वसूला जाए, तो ये भी कैसा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, समझ गया बात ना। इनडायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट थोड़ी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि आप रिचार्ज कराए 10 रुपये का मोबाइल में और सरकार को बोले 2 रुपये आप ले लीजिए, नहीं, आप किसको दिए, जियो से रिचार्ज करा रहे तो रिलायंस अंबानी को दिए, तो उसके बाद क्या हो गया, वो फिर से गवर्नमेंट को देगा, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जीएसटी में आपको 3-4 बातें याद रखना है, बहुत बातें यहाँ पे भी याद नहीं रखना है जीएसटी में। जीएसटी में पहला क्या याद रखना है कि ये कब से मतलब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ये कैसा टैक्स है, ये कई बार एग्जाम में ना सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया कि जीएसटी कैसा टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात यही ध्यान रखना है आपको। और ये ध्यान रखना है दूसरा बात कि ये कौन सा एक्ट में आया था, तो 101 बात जो था एक्ट था, एक्ट्स, और 122वां कौन था, तो बिल, ये बात आपको याद रखना है, बिल। देखिए बिल और एक्ट में अंतर पता चलता है ना, देखिए जैसे कि कोई भी चीज़ पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, ठीक है, जब ये वहाँ से पास हो जाता है और इसके ऊपर जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है ना पास होने के बाद, तब ये चीज़ें एक्ट बन जाता है। तो इसीलिए मतलब जितना भी बिल है वो सब एक्ट नहीं है, लेकिन जितना भी एक्ट है वो सब के सब बिल है, समझ गया बात ना। तो इसीलिए मतलब जो सब बिल आता है पार्लियामेंट में, जरूरी थोड़ी कि पास से हो जाएगा और गवर्नमेंट उस पर साइन, मतलब राष्ट्रपति उस पर साइन कर ही देंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। इसीलिए आप एक्ट देख रहे हैं कम है और बिल ज़्यादा है, समझ गए बात। तो 101वां एक्ट था और 122वां बिल था, ये चीज़ें आप समझ गए। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को अब जीएसटी के अंदर डाल दिया। जैसे कि यहाँ पे जितना भी टैक्स लिखा हुआ है ना, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ गया, जीएसटी के अंतर्गत आ गया। जितना भी जो इनडायरेक्ट टैक्स था, मतलब मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब जीएसटी के अंतर्गत आ गया। देखिए अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया, बहुत सारे टैक्स को जीएसटी के अंतर्गत मर्ज किया। जैसे कि पहले वो क्या, तो मतलब स्टेट वैट वसूलते थे। वैट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जहाँ जहाँ वैल्यू ऐड हुआ ना, वो सब जगह क्या हुआ है कि टैक्स उस पर इम्पोज होते चला गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, अब ये कोई सामान 100 रुपया में खरीदा, ठीक है, 100 रुपया में खरीदा। अब ये क्या किया, 100 रुपया में एक सामान खरीदा और 5 रुपया यहाँ पे क्या दिया, वैट दिया। अब अगले आदमी को क्या किया, बेच दिया। कितने में, सपोज कीजिए कि 150 रुपया में बेच दिया। जब 150 रुपया में बेच दिया और इसके ऊपर 5% वैट था, तो इसके मतलब ये वैट कितना पे करेगा, तो 7.5 रुपीज़ पे किया, समझ रहे। तो मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू ऐड होते जा रहा है वहाँ वहाँ क्या हो रहा है कि वैट ऐड होते जा रहा है, मतलब वहाँ पे टैक्स ऐड होते जा रहा है। तो यही होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जहाँ वैल्यू ऐड हुआ, मतलब यहाँ पे 50 रुपया ऐड हुआ ना, 50 रुपया मुनाफा गया, तो अब इसको 150 के ऊपर ये बैठ दिया, समझ रहे बात। चलिए आगे देखिए लग्जरी टैक्स, इसको भी क्या कर दिए कि मतलब जीएसटी में कंसीडर कर दिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट का टैक्स होता था या परचेज टैक्स होता था, जैसे कि आप सामान खरीदते थे, तो वो सब किस में अब जीएसटी में आ गए। जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो बोलता है ना कि इसके ऊपर इतना जीएसटी लग रहा है। जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसके ऊपर दुकानदार ने जब बिल देता है आपको, तो देखिएगा वहाँ लिखा रहता है कि मतलब जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सब आपको लिखा रहेगा। आप ये अगर यूटी में किसी मोबाइल को खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आप यूटी जीएसटी भी पे कीजिएगा, तो सब कुछ उस पर लिखा रहता है, समझ गए बात।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आगे जो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट अब जो था वो हम करा दिए, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आपको जरूर देंगे। अब चलिए हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे हिसाब से वो आने का ज़्यादा चांस है जिस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे सभी क्वेश्चन के आने का चांस कम होता है, इसीलिए हम सब क्वेश्चन आपको नहीं करा रहे, क्योंकि आपके पास भी टाइम लिमिटेड है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 12 नंबर आप लाने के लिए आप क्या कीजिए कि 200 घंटा पढ़िए, हमारे हिसाब से ये बिल्कुल राइट नहीं है। आप 12 नंबर के बजाय आप इसमें 11 ही लाइए, 10 से लाइए, लेकिन इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए, क्योंकि और बहुत कुछ पढ़ना है। अगर सिर्फ इकोनॉमी के तो नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, सब जगह पढ़ना पड़ेगा। अगर सब में से आप 80-90% स्कोर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट आराम से बन जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए। देखिए द प्रोसीड्स ऑफ द इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स से मुनाफा किसको किसको होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को होता है, दोनों को होता है। समझ गया बात। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवेन्यू ऑफ किसके, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है ये आपको बताना है। तो उनको सबसे पैसा जो ज़्यादा मिलता है वो सेल टैक्स से मिलता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ठीक है। समझ गया बात। चलिए आगे देखिए। देखिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू किसका, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है। मतलब कैसा टैक्स है, डायरेक्ट। ये हम कल के वीडियो में आपको पढ़ाए थे। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को देना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका इनकम है 25 लाख रुपया पर साल, तो आप इसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मतलब गवर्नमेंट को आप जो इनकम टैक्स पे कीजिएगा वो आप ही को करना है। ऐसा नहीं कि 25 लाख कमा रहे हैं और आप पड़ोसी को बोलिए कि आप टैक्स पे कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर ये लगाया जाता है उसी को पे करना पड़ता है। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके लिए आगे जो इंपॉर्टेंट है आज 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द रिवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें कौन सा जो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं वसूला जाता है, तो एग्रीकल्चर टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है। किसके द्वारा, ये स्टेट के द्वारा वसूला जाता है, ये सेंट्रल के द्वारा नहीं वसूला जाता है। बाकी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ये सब किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा वसूला जाता है। समझ गए बात। चलिए इनकम टैक्स डायरेक्ट हो गया, जो पर्सन से लिया जाता है, मतलब जैसे कि जिसका जितना ज़्यादा इनकम होगा उस हिसाब से। कॉर्पोरेट टैक्स ये कंपनी से लिया जाता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या करें, व्हाट इज मींट बाई मतलब कैपिटल गेन। तो हम आपको क्या बोले थे, कैपिटल गेन वो होता है जैसे कि आप कहीं से भी जो चीज़ें प्राप्त करते हैं, मनी आप प्राप्त करते हैं, सामान को बेच करके या लैंड बेचिए, बिल्डिंग बेचिए, ज्वेलरी बेचिए, जो कुछ भी बेच करके आप एसेट जो प्राप्त करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स भरते हैं वही होता है कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन यहाँ सिर्फ कैपिटल गेन पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन इन द मनी वैल्यू ऑफ द एसेट। जो आपके पास संपत्ति है उसका जो एसेट है ना वही है आपके पास क्या, कैपिटल गेन है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपके लिए कि इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये आपको बता। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना कि इसका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि ये टैक्स जो पे होता है ना गवर्नमेंट के पास जो जाता है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है किसके बीच, टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच। ये एक मतलब मीडिएटर होता है, उसके द्वारा जाता है। जैसे कि हम पीछे आपको दुकानदार के एग्जाम्पल देकर के समझाए थे, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। जो जितना खर्च करेगा वो वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए शर्ट पैंट आप सब कुछ आप खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं आप, तो वो कौन दे रहा है टैक्स, तो आप ही दीजिएगा ना टैक्स। समझ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया था, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेबिट इज ए पार्ट ऑफ, मतलब ये किसका पार्ट होता है, तो ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, इसी का ये पार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं आप। आगे आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है 19 नंबर। ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज सच विच डज नॉट कॉज राइज ऑफ प्राइस। देखिए तो इनकम टैक्स की वजह से प्राइस में कोई राइज नहीं होता है, क्योंकि ये एक पेएबल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो ये क्या करते हैं, आप जितना कमाते हैं उसकी वजह गवर्नमेंट के देते हैं। तो यहाँ पे प्राइस का तो कोई मतलब आया नहीं, कि प्राइस का मतलब कब आता है, जब किसी वस्तु के ऊपर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, जितना ज़्यादा उसका उतना ज़्यादा मतलब क्या होता है कि उसका उतना ज़्यादा कीमत बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ मतलब जो इनकम टैक्स है इससे उसको कोई मतलब नहीं प्राइस का। समझ गया बात। चलिए आगे देखिए। आगे आपका कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे कि पहले एक्सपेंडिचर पर टैक्स नहीं लगता था, जो मतलब आप खर्च करते उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, जो आप कमाते हैं उसके ऊपर लगता था सिर्फ। लेकिन ये सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा, तो कलडोर के द्वारा। कलडोर के द्वारा ये टैक्स को सजेस्ट किया गया था और अभी लग भी रहा है, आपको पता भी होगा। ठीक है चलिए देखते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन कॉमोडिटी इज पेएबल विथ द डिफरेंस ऑफ। तो एक्साइज ड्यूटी मतलब जो पेबल किया जाता है, पे किया जाता है किसके द्वारा, तो जो प्रोडक्शन करता है उसके द्वारा ये चीज़ें को पे किया जाता है। ठीक है चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है।
कह रहा है द टैक्स रेट इंक्रीज विथ द हायर लेवल ऑफ द इनकम इट शैल बी कॉल, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिसका इनकम जितना ज़्यादा होगा, मतलब मान लीजिए कि इनकम जिसका ज़्यादा होगा जितना, उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात इसमें कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। और इसको क्या, तो डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। समझ गया बात, हम पिछले क्लास के थ्योरी में ये सब आपको डिटेल में बताए थे। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ना, ये किसके द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स बाय नेचर, तो ये कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। हम जब कल डिफरेंस बताए थे दोनों में, तो हम बताए थे कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कैसा, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है। समझ गया बात। इसमें क्या होता है कि गरीब अमीर सबको लगभग समान टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि जो गरीब है, ठीक है, अगर बिस्किट का पैकेट का दाम दुकान में 10 रुपया है, तो गरीब जाएगा तभी भी 10 रुपया देगा, अमीर जाएगा तभी भी 10 रुपया ही देगा ना। तो इसमें क्या हुआ कि अगर इनकम, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स अगर 2 रुपया इंक्लूड था, तो गवर्नमेंट को सीधे सीधे 2 रुपया यहाँ से जाएगा। ये इसको नहीं पता कि ये गरीब खरीदा है या अमीर खरीदा है। समझ गया बात। चलिए आगे देखिए, आगे आपको क्या कह रहा है कि टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, तो किस चीज़ का टूल, टैक्सेशन जो है टूल है फिजिकल पॉलिसी कैलकुलेट करने का। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन करेंट रिवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए रिवेन्यू, यहाँ रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि उनके पास आ रहा है चीज़ें, लेकिन लोन में क्या आता है, क्या बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो उसमें उस टाइम में गवर्नमेंट को कुछ रिवेन्यू से आ रहा है क्या, नहीं ना। अगर आएगा तो कुछ ऐसा होगा बाद में, जैसे कि आप जिस टाइम में रिटर्न की, लेकिन मैक्सिमम लोन देखते हैं कैसा हो जाता है कि नॉन प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये क्या है, उस टाइम के लिए रिवेन्यू का पार्ट नहीं है लोन। समझ गया बात। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। तो देखिए वेल्थ टैक्स हम अभी आपको बताए थे कि अभी तो इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये क्या मतलब डायरेक्ट टैक्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स यही होता है, वेल्थ टैक्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन ये अभी हट गया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि वेल्थ टैक्स कैसा है, तो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये है 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो देखिए कस्टम ड्यूटी हम आपको क्या बताए थे कि कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, जब सामान इस देश से उस देश चीज़ें जब ट्रेड होता है तो उसी पे लगाया जाता है ना कस्टम ड्यूटी। तो देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये, कस्टम ड्यूटी है। मतलब अगर यहाँ से कस्टम ड्यूटी जिस चीज़ को बढ़ा दिया जाएगा उस पर क्या होगा कि टैक्स तो ज़्यादा आने लगेगा, लेकिन उस चीज़ का बिक्री दूसरे देश में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि महंगा हो जाएगा। समझ गए ना बात। चलिए देखिए आगे आपका आगे 36 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, तो एक्साइज ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अभी जो हम आपको लिस्ट बताए थे उसी में से एक क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर है कि टैक्स ऑन प्रोफेशनल कैन बी लेवल। तो मतलब जो प्रोफेशनल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं आगे आपका 39 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, पढ़िए कि ए टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इज बर्डन इज फॉल्स। तो देखिए रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है ना कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हम आपको बताए हैं। तो देखिए मोर हेवली ऑन द पुअर पीपल्स और मतलब देन ऑन रिचर। तो देखिए ये क्या होता है कि जैसे कि देखिए जो पुअर आदमी है वो कोई पुअर आदमी है, ठीक है यहाँ पे, और ये वो क्या है, रिचर आदमी है, ठीक है, मतलब अमीर आदमी है। अब देखिए मान लिया जाए कि कोई सामान खरीदे, उस पर 2 रुपया का टैक्स देना। अगर ये 100 रुपया कमा रहा है, जो पूरा आदमी इसका 100 रुपया का इनकम है, तो ये 2 रुपया भी इसमें से दिया। और इसका अगर 500 का इनकम है तभी भी कितना दिया, तो ये 2 ही रुपया दिया ना ये भी। तो देखिए इसके कंपेरिजन में जो ये कमा रहा था इसके कंपेरिजन में 2% हो गया, लेकिन इसके कंपेरिजन में देखिए 500 के कंपेरिजन में इसको 2 को देखिएगा तो लगभग आधा % से भी कम है। तो ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर रिग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन है किसके ऊपर पड़ रहा है, तो पुअर पर्सन के ऊपर हेवली पड़ रहा है, ज़्यादातर मतलब पड़ रहा है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर क्या करें कि वैट इम्पोज। तो वैट को किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे वैट को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये वैट जो VAT वैट को जो इम्पोज किया था इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। कई बार इसका फुल फॉर्म सिर्फ पूछा गया। तो ऑन ऑल स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन और सेल के बीच में। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ
पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये कोई सामान खरीदा, ठीक है। तो ये जब सामान खरीदा ना, तो मान लीजिए कि 100 रुपया का सामान था, तो इसके ऊपर 100 रुपया में सामान खरीदा और 5 रुपया इसको क्या कि मतलब इसको वैट पे करना पड़ा था, इसको 105 हो गया। अब ये दूसरे पर्सन के साथ क्या किया, इसी सामान को 150 रुपया में बेच दिया, ठीक है, 150 में। तो अब ये 5% जो वैट था, तो इसको अब 150 के ऊपर 5 रुपया वैट देगा। तो यहाँ पे क्या 7.5 मतलब 5 रुपीज़ वैट देगा। तो इसका मतलब क्या, वैल्यू जहाँ जहाँ ऐड हुआ ना, वहाँ वहाँ क्या हुआ कि वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू ऐड हुआ वहाँ वहाँ सब जगह टैक्स ऐड हो गया। 100 जब ये 50 का 100 का था वस्तु, तो 5 रुपया था 5% के हिसाब से। जब 150 हो गया मतलब वैल्यू ऐड हो गया ना, देख रहे हैं 100 से 150 हो गया, तो मतलब वैल्यू ऐड हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर भी टैक्स लग गया। तो वैल्यू एडेड टैक्स यही होता है, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज कलेक्टेड एंड यूटिलाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कलेक्ट भी किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ये खर्च भी किया जाता है। तो जो लैंड रिवेन्यू टैक्स होता है वही, मतलब लैंड रिवेन्यू टैक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि आपका खेत का जो रसीद कटाते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं, उसके रजिस्ट्री कराते हैं, ये सब क्या है, लैंड रिवेन्यू टैक्स है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सब किया जाता है एक्टिविटी। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू द सेंट्रल टैक्स। देखिए सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत कौन कौन आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है और इनकम टैक्स आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन। तो देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, हम आपको कल भी बताए थे और आज भी बताएं कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, जो नेट इनकम होता है किसी कंपनी का, या प्रॉफिट होता है या इनकम, उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, समझ गया बात। चलिए, तो इस चैप्टर में 44 क्वेश्चन था, जो हम 44 नहीं कराए हैं आपको। कितना कराए हैं, जितना हमें इंपॉर्टेंट लगा सबको पढ़ करके, चैप्टर को देख करके और क्वेश्चन को देख करके, वही। अगर मैं सब आपको कराऊंगा ना तो आप भी बोरिंग हो जाइएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पहले आप कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा और पढ़ने का मन है तो हम इसका PDF आज आपको दे देंगे। चैप्टर खत्म हो गया तो आप उससे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। और जब आप एक बार पढ़िएगा ना इसको, तो आपको भी लगेगा कि सर यही जो बताए हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आने का चांस है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। और दोस्तों आप एक जरा लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। हम आपको बीच में बोलते नहीं हैं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।